नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक मॉडर्न वीडियो लेके आई हूँ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। शुरुआती जब मैंने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन को होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, और उसमें मैंने मेंशन किया था कि हम ट्रीटमेंट के साथ में डाइट, एक्सरसाइज सब डिस्कस करेंगे। तो आते वीडियोज़ में आप सब इसके डिटेल्स वीडियो में जान पाएंगे। ट्रीटमेंट में क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो में हम मेडिसिन वाला एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो में आप जानेंगे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में डाइट क्या होनी चाहिए और एक्सरसाइज का क्या महत्व है। तो मेरे वीडियो चैनल के साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम इसको इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्प्रेड कर सकें। और अब हम इंस्टा पे भी अवेलेबल हैं, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, ट्रीटमेंट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने मेंशन किया था इंट्रो में कि मेडिसिन, एक्सरसाइज और डाइट, ये तीनों का बहुत महत्व है। मेडिसिन्स में ये ऐसी एक फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुए हैं इसके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट में। जब से हम पढ़ते शुरू किए हैं और आज मेरी इस प्रैक्टिस को 15 साल होने को आए हैं, उसी दौरान में ही हमने कम से कम 10 नई दवाइयाँ देख ली हैं जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में आ चुकी हैं। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक दवाइयों से। तो सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसमें क्या है, मीनिंग अगर आप कॉमन टर्म से बात करें तो दे आर पेन किलर्स। पर इस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये पेन किलर भी समझो कि एंटीबायोटिक का काम करते हैं। हम इसको एज अ पेन किलर नहीं यूज़ करते, हम अंदर हड्डियों में जो सूजन भर गई है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स इन दवाइयों को रेगुलर डॉक्टरी सलाह से लें। अपनी मर्जी से इसको शुरू करें, बंद करें, ऐसा नहीं करना है। कहने को पेन किलर्स हैं, पर इस बीमारी में इस दवाइयों का अलग ही रोल रहता है। वो आपके डॉक्टर शायद आपको टाइम कमी होने की वजह से या जिस भी कारण से पूरा डिटेल में ना समझा पाएँ, पर मैं आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको पेन किलर समझ के आप इग्नोर ना करें कि लॉन्ग टर्म में आपके लिवर खराब हो जाएगा या किडनी खराब हो जाएगा। आपके डॉक्टर को भी आपके लिवर और आपके किडनी की आपसे ज़्यादा चिंता है कि ऐसी कोई दवाई ना दें जिससे आपको नुकसान हो। उनको पता है कि किस दवाई की सेफ लिमिट कितनी है और आपके बॉडी में जो जोड़ों में सूजन है उसको कम करने के लिए कितने डोज की, कितने दिनों तक के लिए आपको ये दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो NSAIDs एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग है जो हमको रेगुलर डॉक्टरी सलाह के हिसाब से लेते रहना है। अभी एक NSAID काम नहीं किया तो दूसरा NSAID, दूसरा नहीं काम किया तो तीसरा NSAID, ऐसे करके दवाइयों का हम वेरिएशन ला सकते हैं। किसी को कोई दवाई सूट होती है, किसी को कोई दवाई सूट होती है। तो वो जब आपके डॉक्टर से आप डिस्कस करेंगे कि इसको लेने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, इसको लेने से कम फ़ायदा हुआ था, तो वो अकॉर्डिंगली आपके डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं या दवाई को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं DMARDs, जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स होते हैं। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो DMARDs क्या होते हैं मैंने पहले ही पोस्ट किया हुआ है। पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो स्पेसिफिक DMARD यूज़ होता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो कॉमनली फर्स्ट लाइन में हम यूज़ करते हैं वो होता है सल्फासालाज़िन। सल्फासालाज़िन जो है सब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि कोई उस पर बिलीव करते हैं, कोई उस पर बिलीव नहीं करते हैं। थोड़ा कंट्रोवर्सी है ये दवाई इस बीमारी में काम करती है कि नहीं करती है, पर सबका अपना अपना ट्रीट करने का तरीका है। बट क्योंकि है और हम यूज़ करते हैं इसलिए मुझे इस वीडियो में बताना ज़रूरी है। सल्फासालाज़िन ऐसी बीमारियों में और भी ऐसी कंडीशंस है जो दूसरे गठिया में भी यूज़ होती है, पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पेसिफिकली इसका अच्छा फ़ायदा बताया गया है कि जोड़ों में सूजन और जकड़न खास करके कम करने में ये काफ़ी मददगार होती है। किसी किसी को सल्फासालाज़िन सूट नहीं होती क्योंकि ये सल्फ़र कंपाउंड होता है। किसी किसी को सल्फ़ा से एलर्जी होती है, तो ये आपकी डॉक्टरी सलाह से ही आपको लेना है। किस डोज में लेना है, किस तरीके से उसका डोज बढ़ाना घटाना है, वो आपके डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकते हैं आपकी बॉडी वेट और आपकी
रूटीन के हिसाब से आपको बता के। पर सल्फासालाजिन एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में। इसके अलावा कभी कभी जब बाकी जोड़ों में भी इफेक्ट आता है, जैसे कंधे पकड़ा गए, कोहनी पकड़ा गई, कलाई पकड़ा गई, तो कोई और जोड़ अदर देन जो स्पाइन अगर आपका इफेक्ट हो रहा है बाकी जोड़ों के लिए, कई बार हम मेथोट्रेक्सेट नाम की भी दवाई यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉमनली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसकी ये सबसे मेन दवाई होती है वैसे तो, पर कभी कभी हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसको यूज़ करते हैं। थर्ड कैटेगरी में आते हैं अपने स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स का टैबलेट फॉर्म में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कोई रोल नहीं है। इसमें स्टेरॉइड्स लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, कभी कभी आपके जोड़ों में कहीं एक स्पेसिफिक जोड़ में सूजन आ गई हो, पानी भर गया हो और डॉक्टर कहते हैं कि आपको जॉइंट में इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में कभी कभी स्टेरॉइड का यूज़ होता है। अदरवाइज इस बीमारी में स्टेरॉइड का कोई मेजर रोल नहीं है। इसके बाद जो मेन कैटेगरी आती है वो है बायोलॉजिकल थेरेपीज़, जो मैं कह रही थी कि न्यूअर थेरेपीज़ जो आई हैं। न्यूअर थेरेपीज़ में इसमें अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन्स आते हैं, कुछ टैबलेट्स भी अभी अवेलेबल हो गई हैं। तो ये जो इंजेक्शन्स हैं अलग अलग रेंज के हैं, कोई हफ्ते में एक बार लेना है, 15 दिन में एक बार लेना है, महीने में एक बार लेना है, कोई ऐसे हैं कि 3 महीने में एक बार लेना है। तो अलग अलग पेशेंट्स के हिसाब से डॉक्टर्स चूज़ कर सकते हैं, पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, उनका सिवियरिटी कितनी है डिजीज़ की, उस हिसाब से ये बायोलॉजिक्स के इंजेक्शन्स या टैबलेट्स यूज़ किए जा सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ इसलिए हैं क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, जो NSAIDs या DMARDs जो मैंने इसके पहले मेंशन किया उसको लेने के बाद भी वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते और जल्द से जल्द उनके जॉइंट जो है जल्दी जल्दी डैमेज होने या जकड़ते जाते हैं। तो उस प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हमको कई बार बायोलॉजिक्स का यूज़ करना पड़ता है। बायोलॉजिक्स का यूज़ जो है बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि उसके पहले, उसको देने के पहले कुछ टेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, कहीं आपको कुछ और साइड इफ़ेक्ट ना कर दें। अगर ऐसे कोई चांसेस दिखते हैं तो पहले उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, फिर ही बायोलॉजिक्स का ट्रीटमेंट हम शुरू कर पाते हैं। बायोलॉजिक्स जो हैं थोड़े महंगे भी मेडिसिन हैं, तो हमको सोच समझ के देना है। वैसे अगर आप यही दवाइयाँ अगर US UK में हो जो इंश्योर्ड हैं तो उनको तो लंबे समय मिल सकती है, पर अपने इंडिया में हमको थोड़ा मॉडिफाई करके चीज़ों को चलना पड़ता है, जिसमें कि हम डिजीज़ जब बहुत एक्टिव है, जल्दी ज़्यादा जकड़ बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए हम कुछ समय के लिए दे दें, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए। फिर डिजीज़ एक बार जब कंट्रोल में आ गई तो हम वापस जो हमारी रूटीन दवाइयाँ हैं उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दवाइयों को अलग अलग बदल बदल के हम इसमें यूज़ करते हैं। पर दवाइयों के अलावा इसमें डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। एक्सरसाइज तो ऐसी इम्पॉर्टेंट है कि मैं हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि आपके लिए एक मूल मंत्र है, आराम आराम है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो शायद आपको दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ खाते रहना पड़ेगा। वैसे ही डाइट का भी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपका पेट साफ है, आपको पेट हल्का रह रहा है, भारी नहीं है, गैस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको दर्द भी कम रहेगा। आपका पेट भारी है, आपको गैस रूटीनली बनता रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पेट साफ नहीं होता है, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें जोड़ों में उसका असर रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। तो इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियोस इसके बाद एक आध 2 दिन में हम पब्लिश करने ही वाले हैं। डाइट में क्या ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का क्या करना है। एक एक्सरसाइज का, बैक रिलेटेड एक्सरसाइज को ऑलरेडी मैंने फिजियोथेरेपी का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। इसमें लिंक कर दूंगी मैं उस वीडियो को, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और पूरी एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अभी ट्रीटमेंट रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजें। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।